यस यस यस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस अमेजिंग से वीडियो के अंदर। जल्दी जल्दी सारे के सारे लोग आ जाएंगे और बता दीजिए कि क्या आपको मेरा ऑडियो, क्या आपको मेरा वीडियो सब कुछ एकदम परफेक्ट है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, ताकि मैं इस अमेजिंग से सेशन की शुरुआत कर सकता हूँ। यस, ओके, परफेक्ट है, एब्सोल्युटली परफेक्ट। कौन कौन हमारे साथ है? प्रियल, पूर्वा, पॉल, एमवी सर के छोले भटूरे, वाह। प्रियल, दीपक, इसके अलावा राहुल, कविता और फिर ज्योति, नित्या, कृष्णा, गौरी, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज से हम लोग चालू करने वाले बेटा सोगा के बारे में हम लोग यहाँ पे चालू करेंगे। आज हमारा सोगा का यूनिट नंबर 1 हमारा टारगेट होगा। कल हम लोगों को सोगा का यूनिट नंबर 2 को फिनिश ऑफ करना है क्या? यस सर। ओके दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, ये हमारा स्पेशल 26 6.0 चल रहा है बेटा। इस बार जनवरी 25 में हमारे बहुत ही बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स आए। मैं चाहता हूं कि आप ये रिजल्ट से भी ज्यादा बेहतर आपने स्कोर करना है। इस बार जो हाईएस्ट गया था बेटा वो 80 गया था। मैं चाहता हूं कि आप इससे भी ज्यादा और बहुत बेहतरीन और अच्छे नंबर स्कोर करें और इसी तरीके से अपना नाम चमकाए। सेम इन द सीए इंटरमीडिएट इस बार खतरनाक रैंक्स आए। ये वो बच्चे बेटा जिन्होंने बोथ ग्रुप अल्टीमेट सीए से पढ़ा और रैंक लाए और इसके अलावा पास हुए। दोस्तों, स्पेशल 26 6.0 क्या है? स्पेशल 26 6.0 में 26 सेशंस के अंदर मैं पूरे सीए फाउंडेशन लॉ को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर कवर करवा देता हूं। दो चैनल्स के ऊपर, अल्टीमेट सीए और सीए इंद्रेश गांधी, ये दो चैनल्स के ऊपर हमारी क्लासेस होती है। ठीक है, ओके सर। इसके टाइमिंग के बारे में बता दो। 5:30 बजे हमारी सेशन चालू होता है बेटा। 9 मार्च से 20 मार्च तक पूरी चीजें समाप्त हो जाएंगी। वैसे प्लानर के हिसाब से तो 15 अप्रैल तक ही सारी चीजें हो जानी है, बट 20 अप्रैल तक में मतलब ये तो डेड एंड है, मतलब समझना बात को, मतलब इसके आगे तो जा ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, ओके सर। मैं कौन सी किताबों का प्रयोग करता हूं? मैं चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक का प्रयोग करूंगा बेटा इस पूरी सीरीज के अंदर, जिसमें अगर आप अल्टीमेट सीए के स्टूडेंट्स हो तो ये किताबें आपको ऑलरेडी मिलती है हमारे बैचेस के साथ। और अगर आप इसको अलग से बाय करना चाहते हो तो आप igsir.in के ऊपर जा सकते हैं और हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी को बाय कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में आपको पीडीएफ मिलता है जो सीए इंद्रेश गांधी इस ऐप के ऊपर ओपन होता है। दोस्तों मैं बता दूं, ये जो सीरीज है ये रेलेवेंट है मई 25, सितंबर 25 एंड जनवरी 26 स्टूडेंट्स के लिए। स्पेशल 26 का मैंने एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप रखा हूं जिसके अंदर मैं सारे अपडेट्स देते रहता हूं स्पेशल 26 के। और अभी कुछ दिन के अंदर ही मैं यहाँ पे कुछ नोट्स भी शेयर करूंगा आपके साथ जो स्पेशली लॉ के लिए मैं बना रहा हूं। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि ये आपको कहां मिलेगा। आपको जाना है मेरे इंस्टा हैंडल के ऊपर, आपको वहां पे देखो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर ही आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएंगी, जरूर से ज्वाइन कर लेना, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों मैं अगर बात करूं आपके साथ, सबसे पहले हम लोग बात करें सोगा यूनिट नंबर 1 बात करता है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। किसके बारे में बोलो जल्दी से? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में सर ये बात करता है। ठीक है, इसका ये सबसे पहली बात ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? तो दोस्तों ये एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया के ऊपर। कुछ समय पहले हम लोग बोलते थे इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। समझे क्या आप बात को? एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये एप्लीकेबल होता है टू द होल ऑफ इंडिया। सर ये कब आया है? ये 1 जुलाई 1930 को आया है। कब आया है बोलो जल्दी से? 1 जुलाई 1930 को आया है। ओके सर, इसका स्कोप क्या है? सर ये एप्लीकेबल होता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है ना, ये सारी मूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर लगता है। किसके ऊपर लगता है बोलो जल्दी से? सारे मूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर लगता है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे। सबसे पहला बायर एंड सेलर। बायर का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो गुड्स को खरीदता है या एग्री करता है कि मैं गुड्स को खरीदूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दुकान में गया, मैं दुकान में कहा उसको भैया ये 10 रुपए पकड़ो मुझे दो बिस्किट का पैकेट, तो उन्होंने मुझे बिस्किट का पैकेट दिया। या मान लो तब बिस्किट का पैकेट नहीं था, तो मैंने भैया से कहा भैया ये आप 10 रुपए रखो, शाम में बिस्किट का पैकेट आएगा तो मेरे लिए बचा के रखना, मैं लेके जाऊंगा। मतलब मैंने एग्री किया बिस्किट का पैकेट खरीदने को, तो मैं क्या हो गया बेटा? बायर हो गया। सिमिलर इज द केस विद द सेलर। सेलर मतलब वो व्यक्ति जो गुड्स को बेचता है या जो एग्री करता है कि मैं गुड्स को बेचूंगा, उसे सेलर कहा जाता है। ठीक है, ओके अगला। सर अब मैं बात करूंगा यहाँ पे मर्केंटाइल एजेंट के बारे में। सर ये डेफिनेशन कंची मारे क्या? नहीं, समझाता हूं थोड़ी देर बाद। ठीक है, देखो
सर अभी मैं आपको समझा रहा हूं मर्केंटाइल एजेंट के बारे में। सर मर्केंटाइल एजेंट का मतलब क्या होता है? मर्केंटाइल एजेंट मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मेरे बिहाफ में गुड्स को खरीदना, बेचना या कंसाइन करना, इन तीनों में से कोई भी चीज कर सकता है। इसके अलावा ये सिक्योरिटी को गिरवी रख के, गुड्स को गिरवी रख के सिक्योरिटी के तौर पर क्या ले सकता है सर? लोन भी ले सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो यूनिट नंबर 9 है ना, एजेंट, ये उसी के बारे में आप ऐसा समझो बात कर रहा है। मतलब क्या, जैसे समझो, इसका कहने का अर्थ यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं हुआ, ठीक है, मैं आर्यन को अपना एजेंट बनाता हूं, तो आर्यन मेरे बिहाफ में गुड्स को बेच भी सकता है, सेल भी कर सकता है, कंसाइन भी कर सकता है, और इसको सिक्योरिटी के तौर पर, किसके तौर पर बोलो? सिक्योरिटी के तौर पर रख भी सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल रख सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे गुड्स और उसके रिलेटेड टर्म्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से, ठीक है। गुड्स का मतलब क्या होता है सर? गुड्स का मतलब होता है एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या कहा मैंने? बोलो, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये गुड्स है, ये रिमोट गुड्स है बेटा, ये मिट्टी का जो ग्लास है ये गुड्स है, ये जो ग्लास है ये भी गुड्स है, ये जो कैमरा है, कैमरा बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो कैल्सी है ये भी गुड्स है, ये जो कैमरा है ये भी गुड्स है, ये चूहा भी गुड्स है, क्योंकि ये सब मूवेबल गुड्स है। समझ रहे हैं क्या? बट जिस घर में मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मैं इस घर को ऐसा उठा सकता हूं क्या बेटा? या मैं ऐसा बोलूंगा जिस कुटिया में मैं पढ़ा रहा हूं, ये कुटिया को क्या मैं ऐसा उठा सकता हूं क्या? अब ठीक है, अब छोटा सा है तो एक बार का उठ जाएगा बेटा, बट आप मुझे बताइए जैसे तेजस सर, एमवी सर, इनके बड़े बड़े मेंशन है, क्या ये उठ सकते हैं क्या? नहीं सर, नहीं उठ सकते। क्यों? क्योंकि ये मूवेबल गुड्स नहीं है, ये इमूवेबल गुड्स में आते हैं, और उसे गुड्स का पार्ट बोला जाता है क्या? नहीं सर, उसे गुड्स का पार्ट नहीं बोला जाता। समझे? ओके सर, ओनली मूवेबल गुड्स, ध्यान रखना, ओनली मूवेबल गुड्स। एक बात बता दूं मैं आपको सर, मूवेबल के अंदर है ना एक्शनेबल क्लेम एंड मनी होता है क्या? नहीं सर, नहीं होता। सर ये एक्शनेबल क्लेम एंड मनी का मतलब क्या होता है? समझो आप बात को। देखो सर, मान लो मैंने कृष्णा को गुड्स उधारी पर बेचा, तो कृष्णा मेरा डेटर बन गया, तो ये डेटर को बोला जाता है एक्शनेबल क्लेम। तो कृष्णा क्या गुड्स हुआ क्या बेटा? नहीं सर, ये डेटर उसी प्रकार से गुड्स नहीं होते, और पैसा जो है ये तो फैसिलिटेट करवाता है ट्रेड को, तो पैसा कभी भी गुड्स हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता। पर गुड्स के अंदर बेटा स्टॉक एंड शेयर्स आते हैं, ये उसी की बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट वाले शेयर्स। इसके अलावा ग्रोइंग क्रॉप्स या ग्रास या थिंग्स अटैच टू या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इसका मतलब क्या है, समझना बात का। इसका मतलब है सर, ऐसी कोई भी चीज है, ऐसे कोई भी क्रॉप्स या आप झाड़ उगा रहे हो जमीन के ऊपर, जो जमीन का पार्ट है बेटा, वो गुड्स कब माने जाएंगे? जब आपने उसको बेचने का वादा किया है, बट बेचने से पहले आपको उसको अलग करना पड़ेगा। जैसे मैं अपने जमीन पर बांबू उगाता हूं बेटा, मैं आपको इस बांबू बेचने का वादा करता हूं, पर ध्यान रखना, बेचने से पहले मुझे बांबू को अलग करना पड़ेगा जमीन से, और उसकी थप्पे बनाकर आपको सेल करना पड़ेगा। सर अगर आप एज इट इज बगीचा के बगीचा बेच रहे हो, मतलब मान लो मैंने कोई फार्म खरीदा बेटा, मैंने कोई खेत खरीदा, उसके ऊपर क्या लगे हुए? झाड़ लगे हुए, तो वो नहीं आने वाला है गुड्स के अंदर। ध्यान रखना, गुड्स के अंदर क्या आता है? जैसे झाड़ के ऊपर सर मैंगोज लगे हुए, झाड़ के ऊपर ऑरेंजेस लगे हुए, वो आता है बेटा गुड्स के अंदर। या झाड़ भी आता है गुड्स के अंदर अगर बात ऐसी हुई है कि झाड़ को काट के मुझे सामने वाले को लकड़ा देना है, ठीक है। ओके, अगला। फिर सर एक्शनेबल क्लेम जो है ना, ये एक्शनेबल क्लेम को इन्होंने डिफाइन किया। एक्शनेबल क्लेम मतलब ऐसा क्लेम बेटा जो एनफोर्स किया जाता है एक्शन या केस के कारण, उसे एक्शनेबल क्लेम कहते हैं। सर जो फिक्स डिपॉजिट रिसीट होती है, मैं बैंक में 1 लाख डिपॉजिट करता हूं, उसकी एफडीआर मेरे पास होती है, तो वो एफडीआर को हम लोग गुड्स मान लेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल मान लेंगे। अब देखो सर, गुड्स के अंदर सारी चीजें आती है, जो टेंजिबल है और जो इनटेंजिबल है, वो दोनों आती है क्या? ये सर जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें। स्टॉक शेयर्स, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजों को हम लोग गुड्स मानते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। तो एक बार डेफिनेशन को रीड करेंगे मेरे साथ। गुड्स का मतलब क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, बट एक्शनेबल क्लेम को, मनी को हटा दिया, बट इंक्लूड कर लेना है किसको? स्टॉक शेयर्स को, या मान लो यहाँ पे ग्रोइंग क्रॉप्स हो गया, ग्रास हो गया, या थिंग्स अटैच टू या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज इफेक्टेड। सर एक्शनेबल क्लेम को अपन गुड्स मानते हैं क्या? ना जी ना, नहीं मानते हैं। सर गुड्स के देखिए अलग अलग टाइप्स है। एग्जिस्टिंग गुड्स है, फ्यूचर गुड्स है, कंटीजेंट गुड्स है। एग्जिस्टिंग गुड्स के 3
तीन टाइप्स होते हैं, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। आओ पढ़ना चालू करेंगे एक एक चीज को, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये गुड्स का जो पोर्शन है ना बेटा, यही पूरा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब क्या होता है सर? एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब ये होता है कि ऐसे गुड्स जो ओन्ड एंड पजेस्ड है या एक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या कहा मैंने, बोलो? एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो ओन्ड है। ओन्ड का मतलब क्या होता है? जो सामने वाला व्यक्ति जो जिसका ओनर है बेटा, जो ओन्ड है या जो पजेस्ड है। क्या है बोलो जल्दी से? जो पजेस्ड है ना, और एक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जैसे देखो, मैं जो है बेटा, मैं आपको ये जो माउस है, मैं इस माउस का सेल आपको अगर अभी करूं तो इसे एग्जिस्टिंग गुड्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस गुड्स के ऊपर मेरी ओनरशिप है, या ये मेरे पास पोजेशन में, या ये मेरे द्वारा एक्वायर्ड किया गया है एट टाइम ऑफ सेल। तो आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि मैं आपको माउस बेचूंगा, मैं आपको चूहा दूंगा, आप मुझे 100 रुपया दोगे, तो ये एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी के अंदर आएगा, क्योंकि गुड्स अभी हमारे पास है, गुड्स मेरे पास पोजेशन में है, इसलिए एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एग्जिस्टिंग की तीन कैटेगरी होती है, स्पेसिफिक, असर्टेन, अनअसर्टेन। समझना, पहली बात करूंगा स्पेसिफिक के बारे में। आप दुकान पे आए, ये दुकान का गल्ला है, आपने बोला कि वो जो पीछे व्हाइट कलर का फोन रखा हुआ है ना, वो दो। मैंने ये व्हाइट कलर का फोन निकाला, मैंने कहा ये वाला फोन, आपने कहा हाँ ये वाला फोन। समझना बात को, ये फोन है बेटा फेकमी का। समझना, आपने कहा मुझे ये फेकमी का व्हाइट कलर का फोन चाहिए, मैंने कहा ओके, मैं आपको ये फेकमी का व्हाइट कलर का फोन बेचूंगा। समझ रहे क्या आप बात को? तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आपका और मेरा जिस समय हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ना, उसी समय डिसाइड हो गया कि मैं आपको क्या माल बेचूंगा और आप कौन से माल को खरीदोगे। तो इसे बोला जाता है क्या? इसे बोला जाता है स्पेसिफिक गुड्स। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से? इसे बोला जाता है स्पेसिफिक गुड्स। सर असर्टेन गुड्स का मतलब क्या होता है? मान लो मेरी दुकान है बिस्किट्स की, आप आए बेटा, समझना बात को, आप आए मेरे दुकान में, आपने कहा यार मुझे ना गुड्स, मुझे 10 बिस्किट के पैकेट चाहिए। अब मेरे दुकान में 10 बिस्किट के पैकेट नहीं है, पर मेरे गोडाउन में 1000 पैकेट पड़े हुए बिस्किट के। तो मैं कहता हूं मैं वो 1000 पैकेट में से 10 पैकेट निकाल के आपको दूंगा। तो जो 1000 पैकेट पड़े हैं उसे बोला जाता है अनएसर्टेन गुड्स, और जो उसमें से मैंने 10 बिस्किट के पैकेट अलग निकाला उसे बोला जाता है एसर्टेन गुड्स। समझ में आया क्या? जब लॉट में से देखो, आपका और मेरा डिसाइड हो गया कि यही माल बेचना है, स्पेसिफिक गुड्स। आपको चाहिए थे 50-50 के पैकेट, हमने ढूंढना नहीं अभी, अब मैंने आपको अलोकेट नहीं किया। जब मैं गट्ठे में से निकाल के 50-50 के आपको 10 पैकेट आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग करूं, उसे असर्टेन गुड्स बोला जाता है। और अनएसर्टेन मतलब जो ठप्पी में रखा हुआ है ना, उसे क्या बोला जाता है? अनएसर्टेन गुड्स। देखो, आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद एग्रीमेंट आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड। और अनएसर्टेन का मतलब क्या होता है? नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मैंने आइडेंटिफाई किया क्या? नहीं सर नहीं किया। समझे क्या आप बात को? अरे बोलो बेटा, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या? फटाफट बताएंगे। यस। अगला देखो, डिलीवरी के बारे में बात करूंगा। सर डिलीवरी का मतलब क्या होता है? जैसे स्विगी की डिलीवरी, जैसे अमेजॉन भी डिलीवर करता है प्रोडक्ट्स को, इसका मतलब कुछ नहीं है सर। उनके पास आपका गुड्स है, वो गुड्स आपको जब दे रहे हैं तो उसे डिलीवरी बोला जाता है। सिंपल सी बात है, वॉलेंट्री पोजेशन ऑफ ट्रांसफर, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर को डिलीवरी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो मेरे पास बेटा सुमसुम का ये फोन है, छोटा सा फोन है मेरे पास, ये सुमसुम का, ये सुमसुम का फोन जब मैं आपको दे दूं, अब पकड़ो ना, पकड़ते क्यों नहीं? पकड़ो। जब ये सुमसुम का फोन जब मैं आपको दे दूं और आपने इसको ऐसा पकड़ लिया, तो मैं बोलूंगा मैंने डिलीवरी किया। क्या किया बोलो जल्दी से मुझे? मैंने डिलीवरी किया। समझे क्या आप बात को? यस, ओके, गॉट इट। चलो आइए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, इसमें तीन प्रकार की डिलीवरी होती है। एक होती है एक्चुअल, एक होती है कंस्ट्रक्टिव, और तीसरी होती है सिंबॉलिक। सबसे पहले बात करेंगे एक्चुअल डिलीवरी के बारे में। आपने बोला 100 रुपए का चूहा चाहिए, मैंने कहा 100 रुपए का चूहा दूंगा, ये आया और मैं आपको चूहा पकड़ा के चले गया। आप बायर थे, मैं सेलर था, मैं हाथों हाथ आपको गुड्स दे दिया, इसे एक्चुअल डिलीवरी बोला जाता है। मतलब क्या? देखो, वेयर गुड्स आर फिजिकली डिलीवर्ड टू द बायर, मैंने फिजिकली गुड्स को बायर को डिलीवर किया। Actual delivery takes place when seller transfers the physical possession of goods to buyer or to the third party authorized hold the goods on behalf of buyer. Buyer कहता है काम करो, मैं अपना
भतीजा भेज रहा हूं, मैं अपना भाई भेज रहा हूं, उसको गुड्स दे दे रहा, मैंने उसको गुड्स दे दिया, इसे एक्चुअल डिलीवरी बोला जाता है क्या? यस सर, इसे एक्चुअल डिलीवरी बोला जाता है। ठीक है, ओके। अगला नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा आपके साथ, फिर आता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के बारे में। किसके बारे में बोलो? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। सारे लोग ध्यान देना, यहाँ पे अच्छे से फोकस करना। ठीक है सर, ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का क्या मतलब होता है समझाता हूं, एक मिनट रुको, मेरे रेगुलर मॉड्यूल से समझा देता हूं ये। इतना ढूंढो, चलो आओ यही समझा देता हूँ। आओ आओ आओ, ध्यान दो यहाँ पे। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या है समझो। ये है बेटा गोडाउन, क्या है बोलो जल्दी से। सर ये है गोडाउन। ठीक है, ओके। यहाँ पे कौन है? राहुल गांधी। यहाँ पे कौन है? इंद्रेश गांधी। समझना, लोग पूछते हैं सर आपका भाई है क्या? पूछे तो बहुत मारूंगा बेटा आपको, ऐसे फालतू सवाल तुमने किया ना तो बेटा छोड़ूंगा नहीं, घर पे आके मारूंगा मैं, है ना। और ध्यान दो, अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे, सुनिए ना। मेरे पास क्या है बेटा? मेरे पास आलू है। क्या है बोलो जल्दी से? आलू है। मैं इस आलू को कहाँ रखता हूँ बेटा? गोडाउन में रखता हूँ। कहाँ रखता हूँ बोलो जल्दी से? गोडाउन में रखता हूँ। और ये गोडाउन कीपर कौन है? ये गोडाउन कीपर है, मान लो एमवी सर, एग्जाम्पल है ना। एमवी सर है गोडाउन कीपर हमारे। ठीक है, ओके। अब आप समझो, राहुल गांधी को क्या चाहिए? राहुल गांधी जी को बेटा आलू चाहिए। क्या चाहिए बोलो जल्दी से? आलू चाहिए। ठीक है, ओके। तो राहुल गांधी मुझे देता है पैसे, मैं बदले में उनको क्या बेचता हूं? मैं उनको आलू बेचता हूं। बट ये आलू कितने हैं? 10 टन आलू है बेटा। ये अब एक साथ 10 टन आलू का थोड़ी यूज करेंगे बेटा, है ना। ये थोड़ा 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 आलू का प्रयोग करेंगे, तो एक साथ इसको इनको 10 टन आलू नहीं चाहिए। तो ये क्या कहते हैं एमवी सर को, जैसे पहले तुम आईजी सर के बिहाफ में आलू को अपने पास रखे थे ना, अब तुम मेरे बिहाफ में भी आलू को अपने पास जमाए रखो। समझे क्या बात को? अब तुम मेरे बिहाफ में आलू को अपने पास रखो। मतलब एमवी सर क्या बोल रहे हैं? पहले भी आलू मेरे पास थे, आज भी मेरे पास आलू है। पहले मैं आईजी सर के बिहाफ में गुड्स को होल्ड करता था, आज मैं राहुल गांधी के बिहाफ में गुड्स को होल्ड करता हूं। समझे क्या आप बात को, है ना। यस। तो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा आप लोगों के साथ, मैंने ये कहा कि गुड्स इधर का उधर, आलू क्या इधर से उधर शिफ्ट हुए हैं क्या? नहीं, आलू पहले जहां थे वो आज भी वही है। बट पहले आलू के ऊपर जिसका अधिकार था, अब वो किसका हो चुका है? अब वो दूसरे का हो सका है। इसे बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। क्या बोला जाता है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कि आलू बिन अपने जगह से हटे, फिर भी वो किसी दूसरे के पास डिलीवर हो गए क्या? बिल्कुल। देखो, when effect is without any change in custody, देखो आलू पहले भी वही थे, पहले भी एमवी सर के पास थे, आज भी एमवी सर के पास है। और एक्चुअल पोजीशन, तो विदाउट एनी चेंज ऑफ कस्टडी, एक्चुअल पोजीशन ऑफ गुड्स एज इन केस ऑफ डिलीवरी बाय अटॉर्मेंट या एक्नॉलेजमेंट। Constructive delivery takes place when a person in the possession of goods belonging to seller acknowledges the buyer that he holds goods on the behalf of buyer। पहले एमवी सर ने बोला कि मैं आईजी सर के बिहाफ में गुड्स को होल्ड कर रहा हूं, अब वो बोल रहा है कि मैं किसके, इसमें बताइए, मैं राहुल गांधी जी के बिहाफ में गुड्स को ओन करता हूं। ठीक है, ओके। अगला फिर बात करेंगे सिंबॉलिक डिलीवरी। बेटा सिंबॉलिक डिलीवरी का मतलब क्या होता है? मान लो ये जो प्रियल है ये खरीदती है बेटा, यहाँ पे प्लेजर, है ना, वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, तो ये गाड़ी खरीदती है। मुझे एक बात बताइए, प्रिया जब गाड़ी लेने जा रही है तो इसका मतलब क्या, वो जो भी है ऑटोमोबाइल्स वाले, वो क्या ऐसा गाड़ी उठा के प्रिया के हाथ में थमा देंगे, पकड़ो बोले तुम्हारी प्लेजर? आप सोच के देखो, ऐसा नहीं, है ना। ऑब्वियस सी बात है, वो क्या देंगे? गाड़ी की चाबी देंगे बेटा। तो गाड़ी की चाबी जब प्रिया के पास आई तो प्रिया बोलेंगे मैं क्या हो गई, मेरे को ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। समझे क्या बात को? इसे बोला जाता है सिंबॉलिक डिलीवरी। चाबी जो है वो गाड़ी का सिंबल है और उसकी मदद से डिलीवरी की जा रही है। वैसे ये अब जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं ये नहीं आता सोगा में, पर एग्जांपल समझने के लिए बड़ा इजी है। जैसे कोई बिल्डर से आपने फ्लैट परचेस किया, तो फ्लैट अपना 8th फ्लोर में होगा, तो वो क्या ऐसा बोलेगा कि 7वें फ्लोर से थोड़ा काटो, 8वें के ऊपर से काटो, इसको अलग करके ऐसा दे दो करके? नहीं, वो आपको फ्लैट की चाबी पकड़ाएगा बेटा, बराबर ना। तो फ्लैट आपका हुआ, तो इसे भी बोला जाता है सिंबॉलिक डिलीवरी। क्या बोला जाता है बोलो जल्दी से? सिंबॉलिक डिलीवरी। समझे क्या? ओके। अब where there is delivery of thing या token या transfer of something else,
that is delivery of goods in course of transit. It may be made by handing over the documents of title of goods to other, जैसे bill of lading या railway receipt या key of a warehouse containing goods that are handed over to the buyer. ठीक है, अब देखो एक्चुअल डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, देयर मे बी अ डिलीवरी ऑफ द मींस ऑफ गेटिंग पोजेशन, मतलब हम कुछ ऐसा डिलीवर करते हैं जिससे वो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गई। सर अब हम लोग पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ये जो एक डेफिनेशन छूटी हुई थी, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के अंदर बिल ऑफ लीडिंग आता है, डॉक वारंट आता है, वेयर हाउस सर्टिफिकेट आता है, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट आता है, रेलवे रिसीट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने यहां से चाइना को गुड्स भेजा, नागपुर से चाइना, तो नागपुर से फॉर एग्जांपल आप समझो, नागपुर से वो गए होंगे बस से मुंबई, मुंबई से शिप में जाके वो चाइना जाएंगे शिप में, फिर चाइना के पोर्ट से रेलवे से जाने वाले सामने वाले के फैक्ट्री में। तो अलग अलग मोड्स का प्रयोग कर रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, एक ही पर्सन से डील करता हूं जो मुझे तीनों सर्विसेज देता है बेटा, इसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बोला जाता है। और वो जो डॉक्यूमेंट इशू करता है उसे मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट कहते हैं। समझे क्या बात को? सर डॉक वारंट का मतलब क्या होता है, शिप का जो जो समुद्र तट होता है बेटा, है ना, जो प्लेटफॉर्म होता है जिसपे शिप आके रुकती है और गुड्स को अनलोड करती है, उसको डॉक बोला जाता है। तो उस डॉक पे सामान उतरने के बाद उसका आप ऐसा समझो एक कागज निकलता है, डॉक्यूमेंट निकलता है, उसको डॉक वारंट बोला जाता है। ठीक है, वॉर फिंगर का मतलब होता है शिप का वॉर्फ होता है, शिप के ऊपर कैप्टन होता है, ऑब्वियस सी बात है वो कैप्टन क्या देता है आपको बेटा, जैसे ही गुड्स लोड या अनलोड होंगे वो आपको डॉक्यूमेंट देगा, जिसे वॉर फिंगर सर्टिफिकेट कहते हैं हम लोग। ठीक है, और इसके अलावा ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसका हम लोग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में यूज कर सकते हैं पोजीशन को ट्रांसफर करने के लिए। मतलब ऐसा होता है कि ये डॉक्यूमेंट जिसके पास है वो ओनर है, नाम से ही समझ रहा है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो गुड्स का टाइटल मांगेगा। क्या कहा मैंने, बोलो जल्दी से, सभी लोग जल्दी से बताएंगे, है ना, जिसके पास सभी लोग, कम ऑन एवरीवन, जिसके पास यहाँ पे ये है वो क्या माना जाएगा सर, वो यहाँ पे माना जाएगा। समझे क्या बात को? कम ऑन एवरीवन, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? अगला सर, ये जो लिस्ट है ये इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब कि ऐसी बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, पर ध्यान देना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल एंड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। देखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में क्या होता है कि मैं आपको कागज पकड़ा दूंगा और आप ओनर हो जाएंगे, पर डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल में ऐसा नहीं होता बाबू। डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के अंदर क्या होता है, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल के अंदर जैसे शेयर सर्टिफिकेट, ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, क्या है बोलो जल्दी से, ये डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है। तो इस सिचुएशन के अंदर भली शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है कि इंद्रेश गांधी इज द ओनर ऑफ दिस सर्टिफिकेट, अब ये सर्टिफिकेट उड़ के अगर मान लो चले गया किसके पास, दीपक के पास, तो दीपक क्या ओनर होगा क्या? नहीं सर, दीपक ओनर नहीं होगा, बिकॉज वो सर्टिफिकेट सिर्फ इतना बताता है कि कौन ओनर है करके, समझना। वो खो भी जाए ना तो मेरी ओनरशिप दीपक के पास नहीं जाएंगी जब तक मैं उन शेयर्स को बेचता नहीं हूं दीपक को, ऐसा इसका आंसर होता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? बोलिए बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? तो दोनों में डिफरेंस है अपना अपना, डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, दोनों में क्या है बेटा, दोनों में डिफरेंस है। क्या आप इस बात को समझे क्या, है ना? यस सर, परफेक्ट है। आइए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले पॉइंट के ऊपर बच्चों। आओ 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 अगला, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे प्रॉपर्टी के बारे में। सर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ओनरशिप ऑफ द गुड्स। जैसे देखो ये फोन के अंदर प्रॉपर्टी मेरी है, अगर ये फोन फूटा तो तकलीफ किस होंगी, मुझे होंगी, क्योंकि इसकी जनरल प्रॉपर्टी मेरे पास है बेटा, मतलब ये गुड्स की ओनरशिप मेरे पास है। तो प्रॉपर्टी इन गुड्स का मतलब होता है जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज ओनरशिप राइट ऑफ द गुड्स। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि गुड्स के अंदर की जनरल प्रॉपर्टी किसी और के पास हो और स्पेशल प्रॉपर्टी किसी और के पास हो, समझना बात को। मान लो जैसे फॉर एग्जांपल बेटा ये एक कड़ा है, ठीक है ना, एक नॉर्मल सा कड़ा है जिसकी कीमत होंगी मान लो 2-5 हजार रुपए, ठीक है। अब समझिए आप बात को, ये 5 हजार का कड़ा मैं बैंक के पास देता हूं बेटा, मैं बैंक को कहता हूं मुझे 3 हजार रुपए का लोन दे दो, बैंक ने मुझे लोन दिया, 5 हजार रुपए का मेरा कड़ा रखा। अब आप समझना मैं जो कह रहा हूं, ये जो ब्रेसलेट बैंक ने रखा ना अपने पास, बैंक की इसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी है। माना उस ब्रेसलेट के, देखो समझना, स्पेशल प्रॉपर्टी के अंदर वो प्रॉपर्टी को यूज नहीं कर सकता, बस अपने पास रख सकता है जब तक उसका लोन का पैसा मिल नहीं जाता। बैंक वाला ये नहीं बोल सकता मेरी बेटी की शादी है मुझे कड़ा पहन के जाना है, ब्रेसलेट पहन के शादी में घूमूंगा, ऐसा नहीं चलता। जनरल प्रॉपर्टी यूज करने की क्षमता किसके पास है,
मेरे पास है। किसके पास है बोलो जल्दी से, मेरे पास है। समझ में आ रहा है क्या आपको बातें? क्या आप बात को समझ रहे हैं क्या मैं जो कह रहा हूं? कम ऑन बेबी, बोलिए जल्दी से बच्चों, है ना? यस, ओके। अब ध्यान दो यहाँ पे, सुनो सुनो बच्चों, ओ बच्चों, ओ छोटो छोटो, ध्यान दो इधर। क्या सर, ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, सेम आर्टिकल में स्पेशल प्रॉपर्टी किसी और की हो सकती है, सेम प्रॉपर्टी में जनरल, सेम आर्टिकल में जनरल प्रॉपर्टी किसी और की हो सकती है। समझे बाबू, है ना? आइए अगला। फिर इसके अलावा देखो, क्या जब आप गुड्स को प्लेज करते हो तो ये वही बोल रहा है कि जनरल प्रॉपर्टी मेरे पास होती है, बट सामने वाले के पास क्या होती है बच्चों, स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। गॉट इट? अब क्वालिटी। सर क्वालिटी का मतलब क्या होता है? स्टेट या कंडीशन को बोला जाता है क्वालिटी। मीशो से प्रोडक्ट बुलाओगे, खराब क्वालिटी का जनरली होता है, ठीक है? मतलब उतना भी खराब नहीं होता, बट खराब होता है एज कंपेयर टू बाकी अमेजोन या बाकी फ्लिपकार्ट, क्योंकि दे चार्ज मोर मनी, तो क्वालिटी ज्यादा बेटर होती है। जो लो प्राइस चार्ज करता है उसकी क्वालिटी बाय डिफॉल्ट खराबी होने वाली है। अगला सर, इंसॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे। सर इंसॉल्वेंट के केस में क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है, क्या होता है देखो सर, जब एक पर्सन का दिवाला निकल जाए, मतलब जब किसी पर्सन की लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन असेट, प्लस वो पर्सन इज अनेबल टू पे ड्यूज, तो हम लोग कहते हैं वो व्यक्ति क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया। मान लो मिस्टर ए है सर, लेकिन हमारी भी तो लाइबिलिटी इज ग्रेटर देन असेट है, बट बेटा आपके पेरेंट्स है ना, जो आपके सारे ख्वाहिशें, आपके सारे ड्यूज को क्या करते हैं बेटा? ड्यू का मतलब होता है आपका जितना भी पैसा किसी देने को बनता है उसको पे करना, ठीक है? बट वो पे करते हैं आपके बिहाफ में, तो इसलिए वो आपको इंसॉल्वेंट नहीं होने देते, है ना? इसका मतलब है सर, कहने के लिए हम इंसॉल्वेंट ही है, बट वो तो मम्मी पापा ने बचा लिया, ठीक है? तो अब आपकी बारी है बेटा अच्छे अच्छे रिजल्ट लाके उनको प्राउड कराने की, है ना? आओ अब नेक्स्ट, प्राइस। प्राइस का मतलब होता है मनी कंसिडरेशन। क्या होता है बोलो जल्दी से, मनी कंसिडरेशन। मनी, पैसा, कितना पैसा दिया जा रहा है उसको बोला जाता है प्राइस। मैं आपको ये फोन, मान लो मैं ऐसा बोलता हूं मुझे एक बोरी चावल दो और 10,000 रुपए दो, इस फोन को लेके जाओ, तो प्राइस क्या होगा? 10,000 रुपए होगा। एक बोरी चावल को आप गिनोगे क्या प्राइस में? नहीं सर, नहीं गिनोगे। प्राइस में हमेशा मनी कंसिडरेशन आता है। क्या आता है बोलो? मनी कंसिडरेशन आता है। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है तो लाइक करो लेक्चर को बेटा, तुम्हारी ही बात कर रहा हूं मैं। तुम जो लेक्चर को लाइक नहीं कर रहे हो ना, ऊपर वाला सब देख रहा है ना? भगवान जी देख लेना, अलग से हिसाब कर लेना भाई का, ठीक है? आओ, मतलब बहन का भी, ठीक है? आइए, हाँ चलो चलो चलो, आगे बढ़े। बोलो 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 जल्दी से, मुझे इतनी बातें क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, है ना? यस। जो भगवान जी ऑलरेडी लाइक करे, दिल से दुआ है कि वो व्यक्ति पास हो जाए करके, है ना? दनादन एक ही अटेम्प्ट, आने वाले अटेम्प्ट, मतलब ऐसा। आगे बढ़ेंगे, चलो मित्रों, ओ मित्रों, ध्यान दो। देखो क्या, अब मैं बात कर रहा हूं एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। किसके बारे में बोलो? एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है? आओ ध्यान दीजिए। सर आपका सेटअप टूर दो। क्या करेंगे बेटा, गरीब का सेटअप टूर देख के क्या है भाई? दो चार लाइटें हैं और सामने खिड़की है ताकि थोड़ा सा ये है, और खिड़की खुली है ताकि हवा आती रहे, है ना? क्या बोलना अब आपको? चलिए आइए, ध्यान दो, चलो चलो चलो, फोकस करना, ध्यान दो। सर आपकी टेस्ट सीरीज नहीं है क्या? है ना बेटा, पेड है, लेकिन वो ultimateca.com के ऊपर है ना। जो मई 25 वाले बच्चे, उनकी पेड टेस्ट सीरीज अभी चालू होने वाली है। जो ऑब्वियस सी बात है, जो एनरोल किए क्लासेस को उनके लिए फ्री है ना? मई 25 वाले अटेम्प्ट के जितने भी बच्चे इसको देख रहे होंगे, जो बाद में भी देख रहे होंगे बच्चों, प्लीज अपना टेलीग्राम ग्रुप चेक करना, उसमें आपकी इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज का मैं आज एक मैसेज डालने वाला हूँ, रात में, आज या कल में मैसेज डालूंगा, प्लीज एक बार चेक कर लेना, ठीक है? आओ अब ध्यान दो। सर अब हम लोग बात तो करेंगे यहाँ पे किसके अंदर? सर अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में। सर ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को? किसको बोलो जल्दी से, जो एलिमेंट्स, ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो जिससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है? तो देखो, मिनिमम दो पार्टीज होनी चाहिए। फिर सब्जेक्ट मैटर जो है ना, वो गुड्स, मतलब आपका और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो किसके लिए होना चाहिए? गुड्स के लिए होना चाहिए। तीसरा, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स है, ये बायर से सेलर के पास होना चाहिए, तभी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। सर इसके अंदर प्राइस मनी कंसिडरेशन होना चाहिए। फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एब्सोल्यूट या कंडीशनल हो सकता है, और बाकी जो असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, वो ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं क्या? यस सर, वो ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं। क्या होते हैं बोलो जल्दी से? वो ऑलरेडी इंक्लूड होते
है। ठीक है, ओके, चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सेल के डिफरेंसेस को हम लोग देखेंगे दूसरे एलिमेंट्स के साथ। सेल के डिफरेंसेस को अपने को देखना है बच्चों। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जल्दी से। ठीक है, आइए चलो दोस्तों, सबसे पहले एक बहुत ही छोटा सा पढ़ेंगे, सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर का मतलब क्या होता है। सेल के अंदर क्या होता है कि मैं गुड्स को बेच रहा हूं। गुड्स के अंदर की जो ओनरशिप है, जिसे प्रॉपर्टी बोला जाता है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो रही है। समझ में आ रहा है? मतलब मैं अगर आपको ये गुड्स बेच रहा हूं, तो इस गुड्स के अंदर की जो ओनरशिप है, मतलब गुड्स को यूज करना, उसको फेंकना, उसको तोड़ना, उससे खेलना, इस सब के राइट्स आपके पास आ जाते हैं, तो इसे सेल बोला जाता है। पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में अलग होता है। जैसे क्या, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास 10 ग्राम सोना है। क्या है बोलो? सोना है। मैं ज्वेलर को देता हूं। मैं ज्वेलर को कहता हूं कि मुझे बढ़िया सी इससे क्या बना के दे, एक बढ़िया सी इससे रिंग बना के दे। क्या बना के दे बोलो? रिंग बना के दे। उसने मुझे रिंग बना के दिया। मुझे एक बात बताइए, ज्वेलर मुझसे जो पैसे चार्ज करेगा, वो किसके चार्ज करेगा? सोने के चार्ज करेगा, या जो लेबर सर्विसेज उसने दिया है उसके चार्ज करेगा? कॉमन सेंस की बात है, वो मुझसे लेबर सर्विसेज चार्ज करेगा। मान लो मैं घर बना रहा हूं, घर में लगने वाली रेती गिट्टी बजरी सीमेंट लोहा सब कुछ मैं ला रहा हूं, तो जो सामने वाला कॉन्ट्रैक्टर है वो किसके पैसे चार्ज करेगा? रेती गिट्टी बजरी के कि लेबर के? ऑब्वियस सी बात है, लेबर के। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर लेबर सर्विसेज को रेंडर करता है, और वो आपसे पैसा जो चार्ज करता है ना, वो लेबर का चार्ज करता है। किसका चार्ज करता है बोलो राजा? लेबर का चार्ज करता है। समझे क्या? ओके, अगला नेक्स्ट। अब मैं बात करूंगा आपके साथ किसके बारे में? डिफरेंसेस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बारे में। किसके बारे में बोलो जल्दी से? डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बारे में मैं आपके साथ यहाँ पे बात करने वाला हूं। ठीक है, देखो सर, सेल और एग्रीमेंट टू सेल का क्या मतलब होता है? देखो, सेल का मतलब तो इजी है कि मैं आपको गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी बेच रहा हूं। पर एग्रीमेंट टू सेल का मतलब क्या होता है कि गुड्स के अंदर की जो प्रॉपर्टी है ना, मैं आने वाले समय में, आज नहीं बेच रहा हूं मैं बेटा, आज मैं नहीं बेच रहा हूं, करंट नहीं बेच रहा हूं मैं इसको फ्यूचर में बेचूंगा। कब बेचूंगा बोलो जल्दी से? फ्यूचर में, यानी कि आने वाले समय में बेचूंगा, ऐसा मैं यहां पे कहना चाहता हूं। इसका मतलब है सर, जैसे देखो, अगर मैं इस गुड्स के अंदर की ओनरशिप आपको अब भी तुरंत तवरुत दे दूं, तो इसे सेल बोलते हैं। पर मैं कहूं कि इस गुड्स के अंदर की ओनरशिप अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, कल शाम में दूंगा, परसों शाम में दूंगा, या मान लो सैटरडे सैटरडे अगले हफ्ते के सैटरडे शाम को दूंगा, तो इन सारे केसेस के अंदर हम लोग कहते हैं इट इज नोन एज एग्रीमेंट टू सेल। तो देखो, सेल के अंदर प्रॉपर्टी जो होती है ना, तुरंत इमीडिएटली पास हो जाती है। पर एग्रीमेंट टू सेल के अंदर फ्यूचर डेट के ऊपर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। सेल जो है ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब जिसमें दोनों पार्टीज अपने रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन फुलफिल कर देती है। मैं तुम्हें पैसा दे दिया, तुम मुझे पैसा दे दिया मैंने तुमको, तुम मुझे प्रॉपर्टी दे दो। ये एग्जीक्यूटरी होता है। भली तुम मुझे पैसे दे रहे हो, पर मैं गुड्स के अंदर की ओनरशिप तो फ्यूचर डेट पे दूंगा। सर, सेल के केस में जो सेलर है ना बेटा, वो बायर के ऊपर केस कर सकता है सिर्फ और सिर्फ गुड्स के प्राइस के लिए, क्योंकि गुड्स की प्रॉपर्टी जा चुकी है, तो मैं सिर्फ पैसा क्लेम कर सकता हूं सामने वाले से। पर एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा नहीं होता है। अगर मैं एग्रीमेंट टू सेल को कैंसिल करता हूं, तो सामने वाली पार्टी मुझसे गुड्स नहीं मांग सकती, वो मुझसे डैमेजेस मांग सकती है। कितना मांग सकती है बोलो जल्दी से? मुझसे डैमेजेस मांग सकती है सर, क्योंकि गुड्स के अंदर उनका कोई राइट आया ही नहीं था। सर मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने सेल कर दिया, मान लो मैंने फॉर एग्जांपल के लिए, मैंने आपको ये जो चूहा है ना, ये मैंने आपको सेल कर दिया। क्या कर दिया बोलो? ये चूहा जो मैंने आपको सेल कर दिया। सोचना, अगर गुड्स मैंने आपको सेल कर दिया, तो इस केस के अंदर सेल करते बराबर भूकंप आ गया और आपसे चूहा गिर गया और चूहा टूट गया बेटा, तो मुझे बताइए लॉस किसका? आपका, यानी कि बायर का लॉस। मतलब अगर सब्सीक्वेंट कोई लॉस होता है, सेल करने के बाद कोई अगर लॉस होता है, या गुड्स डिस्ट्रक्ट होता है, डिस्ट्रक्ट मतलब टूट जाता है, फूट जाता है, तो लाइबिलिटी किसकी बाबू? लाइबिलिटी बायर की। लेकिन सर, अगर एग्रीमेंट टू सेल है, तो प्रॉपर्टी तो वैसे ही नहीं गई। प्रॉपर्टी पहले भी सेलर के पास थी, डिस्ट्रक्ट होने के वक्त भी सेलर के पास है, तो नुकसान किसका? सेलर का। सिंपल सी बात, जिसकी प्रॉपर्टी उसकी लाइबिलिटी। क्या कहा मैंने बोलो? जिसकी प्रॉपर्टी उसकी लाइबिलिटी। समझे क्या? यस। इसके अलावा
सर सेल के केस में जो बर्डन ऑफ रिस्क है बेटा, ये बायर के ऊपर होता है, रिस्क बायर के ऊपर होता है, और एग्रीमेंट टू सेल के केस में सेलर के पास। सर सेल जस्ट इन रेम क्रिएट करता है एज अगेंस्ट दी होल वर्ल्ड। मतलब क्या, जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई मैगी का पैकेट खरीदा है, तो आपके पास राइट है पूरे दुनिया के अगेंस्ट कि आप बोल सकते हो ये मैगी का पैकेट मेरा है और मैं इस मैगी के पैकेट का, समझे आप बात को। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल जस्ट इन पर्सोनम होता है, मतलब कि ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट ही राइट क्रिएट करता है। ये पूरे दुनिया के अगेंस्ट राइट क्रिएट करता है क्या? नहीं। जैसे मैंने आपसे वादा किया फोन बेचूंगा पर मैंने नहीं बेचा, तो आप ये नहीं बोल सकते आप किसी को भी थर्ड एमवी सर को जाके आप बोल रहे डैमेजेस क्लेम करूंगा, है ना, या आप पीपी सर को बोल रहे डैमेजेस दे दो वरना केस कर दूंगी। ऐसा नहीं चलता बेटा, आप केस सिर्फ मेरे ऊपर कर सकते हो डैमेजेस को लेके, ठीक है। सर एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करेंगे? आप ऐसे भी कर सकते हो, आप डिफरेंस फॉर्म में भी कर सकते हो। एग्जाम में मैटर करता है आपका लिखना, वो जरूरी है, आपको आना चाहिए, ठीक है ना। फिर आपको टेबल में बनाना है, नॉर्मल में बनाना है, जैसे बनाना है बनाओ भाई, बस डिफरेंस लिख के आना इज्जत में, ठीक है। आइए अगला, नेक्स्ट मैं बात करूंगा। चलो अगला देखो क्या, अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेस के बारे में। किसके बारे में बोलो जल्दी से? डिफरेंस बिटवीन हायर परचेस एंड सेल के बारे में, है ना। देखो इसका चांसेस थोड़ा सा ज्यादा है पूछने का, मुझे जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट देना। ओके, तो मैंने क्या कहा सभी लोग बताएंगे? मैंने ये कहा आप लोगों के साथ कि सर अभी हम लोग जो देख रहे हैं ना, बहुत खतरनाक देख रहे हैं बेटा, अभी हम लोग एकदम एकदम नेक्स्ट वाला, ठीक है ना। चलो आओ यहाँ पे ध्यान दो। हाँ चलो 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 चलो, बंद हो गया क्या मेरा? चल रहा है ना वीडियो तो? अच्छा मेरा नेट बंद हो गया। ओ हाँ ओके, ध्यान दो। सर अभी हम लोग बात करेंगे सेल और हायर परचेज के बारे में। सर देखो सेल में क्या होता है, प्रॉपर्टी ना तुरंत ट्रांसफर होती है, बट हायर परचेज में ऐसा नहीं होता। हायर परचेज में मैं आपको गुड्स आज दे दूंगा, आप उसकी ईएमआई किस्तें भरते रहोगे, और जब आप आखिरी किस्त आखिरी ईएमआई भर दोगे तब गुड्स के अंदर की प्रॉपर्टी आपकी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत से लोग जो है ना बेटा वो कार लोन लेते हैं। होता क्या है, मान लो 10 लाख की कार है, 2 लाख रुपए वो जेब से लगाते, 8 लाख रुपए बैंक भरती। फिर वो बैंक को ईएमआई 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 भरते रहते। जिस दिन वो आखिरी ईएमआई भरेंगे तब कार के अंदर की प्रॉपर्टी, कार के अंदर की ओनरशिप उनकी होंगी। मान लो सर एक भी किस्त चूकी तो बैंक सीधा कार उठा के लेके जाती क्या? ऑब्वियस सी बात है लेके जाती, क्योंकि ओनरशिप उसके ऊपर बैंक की है, ठीक है ना। अब आपको समझा कि बैंक कार को क्यों लेके जाती है। ओ माय फ्रेंड गणेशा, उसके अंदर ऐसा होता है ना बेटा, वो कार ले जाते रहते हैं। क्यों ले जाते रहते हैं? क्योंकि ओनरशिप किसके पास होती है? बैंक के पास होती है, जब तक आप पूरा हायर परचेज का पैसा नहीं दे देते तब तक। ओके आ जाओ अब देखो, इन केस ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है ना, जो प्रॉपर्टी इन गुड्स है ना बेटा, ये ट्रांसफर होती है इमीडिएटली, तुरंत, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हायर परचेस में ये प्रॉपर्टी जो है ना बेटा, ये ट्रांसफर होती है सामने वाले को, हायरर को। मतलब जो ईएमआई भरता है उसे हायरर बोला जाता है, और वो भी कब? लास्ट इंस्टॉलमेंट पर। सर सेल के केस में जो पोजीशन होती है बायर की, वो इज दैट ऑफ द ओनर ऑफ गुड्स, लेकिन हायर परचेस में वो एज अ बेली के तौर पर होता है। सेल के केस में सर वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता, समझना बात को, और उसको पैसा देना ही है। लेकिन हायर परचेस में मैं टर्मिनेट कभी भी कर सकता हूं, बस मेरे को आगे का किस्त मत भरो, वो ऑटोमेटिक गुड्स को लेके चले जाएगा। सर सेल के केस में जो बायर है वो गुड टाइटल पास कर सकता है, पर अगर मेरे पास लोन पर कार है मैं उस कार को बेच नहीं सकता बेटा, समझना। मैं हायरर जो है ना वो टाइटल पास कर सकता है क्या? नहीं सर, हायरर टाइटल को पास नहीं कर सकता। बायर गुड्स को रीसेल कर सकता है लेकिन हायरर नहीं कर सकता। सेलर जो है बेटा, सेलर की रिस्क होती है अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो। जैसे देखो क्या, सेल के केस में क्या होगा, मान लो मैंने गुड्स को बेचा, उधारी पर बेचा, और सामने वाला व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया, तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाएंगी।
मेरी वाट लग जाएंगे बेटा, समझना आप बात को, है ना, मेरी वाट लग जाए क्योंकि मुझे पूरा पैसा नहीं मिलेगा। बट अगर हायर परचेस में ये डील हुई और मान लो सामने वाला व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो भी गया, तो उससे मुझे क्या घंटा फर्क पड़ता है, क्योंकि वैसे भी गुड्स के अंदर प्रॉपर्टी तो मेरी है, मैं गुड्स को उठा के लेके आ जाऊंगा, बाहर मार्केट में बेच दूंगा। समझे क्या? सारे लोग जल्दी से बताएंगे मेरे को, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं क्या जो मैं कह रहा हूं? यस। तो इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये बोनाफाइड का मतलब होता है जेन्युइन परचेसर। क्या होता है बोलो जल्दी से? जेन्युइन परचेसर। ठीक है, ओके, चलो अगला। सर डिफरेंस बिटवीन सेल एंड बेलमेंट। बेलमेंट के लिए तो एक पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक है, होप सो आपने पढ़ा होगा। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? जब मैं किसी व्यक्ति को गुड्स ट्रांसफर करता हूँ फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस। जैसे मान लो मेरे घर की स्त्री बिगड़ गई थी, मैंने बाजू वाले के घर के स्त्री लाए, यूज किया, वापस कर दिया, तो इसे बोला जाता है बेलमेंट। समझ रहे आप बात को? आयन, आयन की बात करो, आयन खराब हो गई थी, बाजू वाले के घर के लाए, यूज किया, वापस कर दिया, इसे बेलमेंट बोला जाता है, बेलमेंट। तो मैं जब बाजू वाले के घर की आयन ला रहा हूं, तो क्या उसकी ओनरशिप मेरी हो गई क्या? नहीं सर। ऑब्वियस सी बात है, मैंने टेम्पररी यूज के लिए लाया और उसके बाद मैं क्या कर दूंगा? उसके बाद मैं वापस कर दूंगा। समझे क्या आप बात को? पर सेल में ऐसा नहीं होता। सेल में प्रॉपर्टी मेरी हो जाती है क्या? हाँ सर, प्रॉपर्टी मेरी हो जाती है। देखो, इन केस ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड, किसको? फ्रॉम सेलर टू बायर। इसे ही जनरल प्रॉपर्टी कहते हैं। लेकिन ओ बेलमेंट में, बेलमेंट में देर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम बेलर टू बेली। बेलर से बेली को सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर होता है क्या? यस सर, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। बाकी एज सच टाइटल ट्रांसफर होने वाला है क्या? नहीं सर, टाइटल ट्रांसफर नहीं होने वाला है। अगला, जो रिटर्न है बेटा गुड्स का, है ना, देखो सर यहाँ पे रिटर्न ऑफ गुड्स पॉसिबल है क्या सेल में? नहीं सर। लेकिन बेलमेंट में पॉसिबल है क्या? हाँ सर, बिल्कुल पॉसिबल है। फिर सर इन केस ऑफ सेल जो कंसिडरेशन है ये मनी में होता है, पर बेलमेंट में ग्रेटिट्यूअस या नॉन ग्रेटिट्यूअस दोनों हो सकता है। मतलब बेलमेंट में ऐसा हो सकता है कि मुझे उसके लिए कोई पैसा देना पड़े क्या? नहीं सर, नहीं देना पड़े। ठीक है, अगला। सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले ऑफर दिया जाता है, उस ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है फॉर अ प्राइस। फिर उसकी हो सकता है जो डिलीवरी है ना बेटा, वो क्या हो जाए बोलो जल्दी से? इमीडिएटली हो जाए। जो डिलीवरी है बेटा वो इमीडिएटली हो जाए। हो सकता है ऐसा कि पेमेंट जो है वो इमीडिएट हो जाए बट डिलीवरी फ्यूचर में हो। ऐसा भी हो सकता है इमीडिएट डिलीवरी हो और इमीडिएट प्राइस हो। ऐसा भी हो सकता है डिलीवरी और पेमेंट दोनों बाद में हो। ऐसा भी हो सकता है डिलीवरी और पेमेंट फ्यूचर डेट या इंस्टॉलमेंट में हो। मतलब कुछ नहीं, पहला बोला ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड प्राइस होना चाहिए, फिर डिलीवरी और प्राइस में पूरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दिया और आंसर को पेल दिया बेटा आपको, है ना। इसे बोलते हैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया जाता है। कैसे? क्या ऐसे बनाया जाता है बेटा? और कैसे बनाया जाता है? आओ अब देखो, अब बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, सारे लोग ध्यान देना। क्या है बोलो जल्दी से? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, आओ चलो सर आइए बात करेंगे नेक्स्ट वाले केस में। सारे लोग बच्चों ध्यान देना अभी स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, आइए। ये कौन नास्पीटा आया? अरे आया और चले भी गया, थैंक यू टीम। नूब गेमिंग, पूरा ही नूब निकल गया तुम्हारा। ठीक है, आओ चलो अब हम लोग बात करेंगे एसर्टेनमेंट ऑफ प्राइस के बारे में। सर ये जो प्राइस है ना, ये किस तरीके से एसर्टेन हो सकती है? तो जो प्राइस है बेटा, समझना बात को, ये प्राइस कैसे एसर्टेन हो सकती है? हाउ कैन प्राइस बी डिटरमाइंड? तो जो प्राइस है ना बेटा, ये फिक्स की जा सकती है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। जो प्राइस है ये मैनर प्रोवाइड कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मैनर का मतलब क्या होता है? जैसे देखो 40 रुपए प्रति किलो का रेट है, अब जितने भी किलो भरेगा, जितने भी किलो वेट आ रहा होगा उतना रख लेना। समझ रहे आप बात को? मैनर डिसाइडेड है या कोर्स ऑफ डीलिंग से डिसाइड की जा सकती है। जैसे आज तक ऐसा होते आ रहा है कि जब जब पार्टी के घर पर माल पहुंचता है उस दिन का रेट लगता है। जैसे मैं एक ज्वेलर वाला हूं, मेरे से एक बड़ा ज्वेलर, वो जिस दिन मुझे सोने की भट्टी भिजवाता है, जिस दिन मेरे दुकान पर पहुंची सोने की भट्टी, उस दिन का रेट लगता है क्या? यस, ये उसके और मेरे आज तक के डीलिंग से अगर तय हुआ है तो इसको बोला जाता है रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग। क्या बोला जाता है बोलो? रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग। और रेगुलर कोर्स ऑफ डीलिंग से भी प्राइस पता चल जाता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाता है। ठीक है, ओके, अगला। अब बात करेंगे एसर्टेनमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन के बारे में। किसके बारे में बोलो? एसर्टेनमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। किसके बारे में? एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। ध्यान दो यहाँ पे क्या हो रहा है। वेयर देर इज एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स, ये भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी सेक्शन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है। देखो सर, जहां पे दो पार्टीज एग्री करते हैं कि मैं तुम्हें गुड्स बेचूंगा
और तुम मुझे पैसा देना, पर ये जो पैसा है ना, इसका वैल्यूएशन या इसको कैलकुलेट कौन करके देगा? थर्ड पार्टी करके देगा। और मान लो अगर थर्ड पार्टी इसका कैलकुलेशन नहीं करती है तो ये एग्रीमेंट को अवॉइड किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने सागर से कहा, सागर समझो बात को, मैंने कहा कि मैं तुम्हें क्या बेचूंगा? मैं तुमको शक्कर बेचूंगा। अब एक बोरी में जितनी भी शक्कर आएंगी, इसका प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा? इसका प्राइस राहुल डिटरमाइन करेगा। राहुल बेटा इस प्राइस को नहीं ढूंढता है, तो मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करो। क्या करो बोलो? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करो। समझे क्या? लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने कुछ शक्कर राहुल को, कुछ शक्कर किसको दे दिया? सागर को दे दिया। कुछ शक्कर मैंने सागर को दे दिया, मान लो फॉर एग्जांपल आधी आधी बोरी मैंने शक्कर दे दिया। तो अब सवाल बनेगा, आधी बोरी दे दिया और मान लो फॉर एग्जांपल ये जो अपना कौन है, सागर, इसके भाई की मिठाई की दुकान है, उस पे उसने बढ़िया मिठाई में डाल के मिठाई बना दिया उससे। अब सवाल बनता है ये आधी बोरी शक्कर को आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जो भी रीजनेबल प्राइस होगा ना वो कैलकुलेट। मार्केट में क्या प्राइस है? मार्केट प्राइस है 40 रुपए, 40 रुपए शक्कर के भाव लग जाएंगे। समझ गए क्या बात को? तो आधी बोरी जितनी भी होंगी इंटू 40 रुपए के हिसाब से मेरे को पेमेंट देना पड़ेगा। किसको? सागर को। ओके अगला नेक्स्ट सर, लेकिन वेयर सच थर्ड पार्टीज प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग वैल्यूएशन। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं क्या, ये जो सागर है ना बेटा, ये क्या कर रहा है? ये राहुल को रोक रहा है बेटा। राहुल आ रहा था रास्ते से, कैलकुलेट करके देता हूं। सागर क्या करता है बेटा? सागर पेट्रोल के गोले बना बना के फेंकता है, आग लगा लगा के। समझना बात को, आग लगा लगा के। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर वो पूरा बाहुबली वाला सीन कर रहा है बेटा, और यहां से आग लगा के भेज रहा है। आप समझ रहे हैं क्या बात को? मतलब वो उसको प्रिवेंट कर रहा है वैल्यूएशन से। तो इसके अंदर गलती किसकी? सागर की। तो मैं बोलूंगा मैं सागर से डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं। पर सर राहुल आना चाह रहा था, पर मैं राहुल को आने नहीं दे रहा हूं बेटा। समझना बात को, मैं राहुल पे पत्थर मार रहा हूं। तो इस सिचुएशन के अंदर अब सागर मुझसे डैमेजेस क्लेम करेगा। मतलब जिस पार्टी की गलती होंगी ना, हाँ, जो पार्टी रोकेंगी बेटा दूसरे को क्या प्राइस को डिटरमाइन करने से, उससे डैमेजेस क्लेम करो। क्या करो बोलो? उससे डैमेजेस क्लेम करो। समझे क्या आप बात को? आइए चलो अगला। अब 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 हम लोग बात करेंगे किसके बारे में सर? सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। सर ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या कहता है? व्हाट इज मेंट बाय सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? क्या होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? तो देखिए, सबसे पहला हम लोग बात करेंगे एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स के बारे में। देखिए बेसिकली सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है आपका और मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मेन मैटर क्या है, इसका मकसद क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? क्या है बोलो जल्दी से? मकसद क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? उसे बोला जाता है सब्जेक्ट मैटर। तो एग्जिस्टिंग या फ्यूचर गुड सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, या कंटीजेंट गुड्स भी सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। कि यस सर देखो, कंटीजेंट गुड्स भी हो सकता है। तो इनका कहना है सब्जेक्ट मैटर गुड्स होना चाहिए। फिर चाहे वो एग्जिस्टिंग गुड्स हो जो ओन्ड एंड पजेस्ड हो, या वो कॉन्ट्रैक्ट हो बेटा, मतलब जो कंटीजेंसी हो, या हो सकता है वो फ्यूचर गुड्स हो, जिसे यहाँ पे इधर दे के रखा है इन्होंने, फ्यूचर गुड्स हो, वो भी हो सकता है। क्या? बिल्कुल। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट ये परपट करता है कि ये फ्यूचर गुड्स होना चाहिए। सर ये फ्यूचर गुड्स का मतलब क्या होता है? देखो कंटीजेंट फ्यूचर गुड्स का अर्थ क्या है? देखो फ्यूचर गुड्स का मतलब है जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल रोल्स रॉयस के केस में मैं ऑर्डर देता हूं, मेरे ऑर्डर देने पर वो गाड़ी बनती है और मुझे डिलीवर होती है, तो उसे फ्यूचर गुड्स बोला जाता है। कंटीजेंट गुड्स का मतलब क्या है? आपके बगीचे में इस साल जितने भी आम आएंगे वो आम को मैं खरीद लूंगा ये किलो के भाव से, इसे कंटीजेंट गुड्स बोला जाता है। क्योंकि पता नहीं है कि आम कितने आएंगे या आम आएंगे कि नहीं आएंगे। समझे क्या आप बात को? तो कंटीजेंट और फ्यूचर गुड्स इसे कहते हैं। लास्ट में मैंने यहाँ पे टॉपिक छोड़ा भी था कंटीजेंट एंड फ्यूचर गुड्स का। देखो यहाँ पे जो कंटीजेंट और फ्यूचर है तब मैंने बताया नहीं था, जानबूझ के रोका था मैंने उसको, पर यहाँ पे समझे क्या? तो कंटीजेंट गुड्स के केस में और फ्यूचर गुड्स के केस में हमेशा देयर विल बी सेल या एग्रीमेंट टू सेल, हमेशा देयर विल बी एग्रीमेंट टू सेल। क्योंकि जो गुड्स अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता उसकी प्रॉपर्टी कैसे दूं? जो गुड्स एग्जिस्ट ही नहीं करता उसकी प्रॉपर्टी में दे सकता हूं क्या? नहीं सर, नहीं दे सकता। ओके अगला सर, नेक्स्ट गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर ये गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझो आप बात को, ध्यान दो यहाँ पे।
सर आपका और मेरा आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ बेटा, ठीक है ना, समझो आप बात को। गुड्स पेरिशिंग बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर आपका और मेरा आज कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं गुड्स को क्या खरीदूंगा, मैं गुड्स को परचेज करूंगा, आप मुझे गुड्स बेचोगे, मैं गुड्स को बाय करूंगा। बट ये कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले, क्या कह रहा हूं मैं, बोलो, ये कौन बनने से पहले जो गुड्स है ना बेटा वो पेरिश हो गए हैं, सड़ चुके हैं। जैसे आप मुझे फॉर एग्जांपल वाटरमेलन बेच रहे थे और वो वाटरमेलन खराब हो चुका है, आप मुझे अंगूर बेच रहे थे वो खराब हो चुके हैं, तो इसको मैं बोलूंगा पेरिश हो चुके हैं। तो सर ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना ना, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाता है, मतलब नॉट एनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। देखो, वेयर देयर इज अ गुड्स फॉर स्पेसिफिक गुड्स, सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स है, पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा कब, अगर विदाउट नॉलेज ऑफ सेलर या बायर गुड्स अगर पेरिश हो चुके हैं या डैमेज हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, तो इस केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। ओके सर, गुड्स पेरिशिंग बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल। मान लो आपका और मेरा आज एग्रीमेंट टू सेल हुआ कि 1 हफ्ते बाद, 7 दिन बाद आप मुझे गुड्स को बेचोगे। अगर इस बीच में गुड्स पेरिश हो जाते हैं तो बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुए ना, तो इस केस के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा बेटा, वॉइड होगा। क्या होगा बोलो जल्दी से, वॉइड होगा। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वेयर देर इज एन एग्रीमेंट टू सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स को बेचने का वादा है, और एंड देखो एंड सब्सिक्वेंटली, और बाद में ऐसा होता है कि जो गुड्स है ना विदाउट एनी फॉल्ट, ना मेरे फॉल्ट से ना आपके फॉल्ट से, अगर गुड्स पेरिश हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, तो ऐसे केस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को अवॉइड कर सकते हो क्योंकि ये वॉइड हो चुका है। ओके अगला, सर पेरिशिंग ऑफ द फ्यूचर गुड्स। सर मान लो कोई फ्यूचर गुड्स है जो स्पेसिफिक है और वो अगर डिस्ट्रक्ट हो जाता है या सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है, तो अगेन कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बेटा, वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, वॉइड। मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण आप कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इट विल बी नोन एज पेरिशिंग, मतलब गुड्स पेरिश हो गए फ्यूचर गुड्स, तो इसको भी सर हम लोग कहते हैं कि सर ये भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया बोलो जल्दी से, वॉइड हो गया। क्या हो गया, वॉइड हो गया। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या, यस ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट, बाकी जितना भी मैंने आपको स्टार मार्क कराया वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका हो जाता है बेटा कंप्लीट पूरा पूरा कौन सा, यूनिट नंबर 1। अब कल के क्लास में, कल हमारा 5:30 बजे क्लास है और कल हम लोग पढ़ेंगे किसको, यूनिट नंबर 2 को। ये हमारी प्लानिंग शीट है, कल आप देख सकते हैं 22 तारीख सैटरडे 5:30 बजे सोगा का यूनिट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ने वाले, ठीक है। चलो तो मिलेंगे कल के क्लास के अंदर। जाने से पहले मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर किसी को बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है बेटा, है ना, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है लॉ के अंदर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को लेके, और एग्जाम को अगर 2 महीने से कम समय बचा हुआ है, तो आप फास्ट ट्रैक बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं, और 2 महीने से ज्यादा है तो आप रेगुलर बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं ultimateca.com के ऊपर जाकर, ठीक है। दोनों जगह की डिफरेंस बता दो, दोनों जगह 100% कंटेंट कवरेज है। यहाँ पे 81 आवर्स में, इसलिए मैं 2 महीने से कम वालों को ये सजेस्ट करता हूँ, या 140 आवर्स है। यहाँ एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2 से 3 एग्जाम्पल की मदद से समझाया हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक का प्रयोग है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बैंक को फुल सॉल्व है, और यहाँ पे सर क्यूमुलेटिव रिविजन नहीं है, यहाँ पे होती है, पर ये बच्चे स्पेशल 26 से रिविजन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। ये प्लानिंग शीट ऑलरेडी मैं स्पेशल 26 का जो हमारा ग्रुप बना है उसके ऊपर भेज चुका हूँ, किसी को इसकी प्रिंट निकालना है तो जरूर से निकाल लेना, राइट। चलिए, आज के लिए करेंगे केवल और केवल इतना। थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एवरीवन। सर जो केस स्टडी चार्ट बुक में दिया है क्या वो इंपॉर्टेंट है क्या, यस वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।